नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणाली पाटिल, मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में और एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा का कोई कनेक्शन है कि नहीं है। तो पहले तो बात करते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या है, क्या होता है, किसको हो सकता है एलर्जी, किन को होता है, किस प्रकार से होता है। बहुत टाइप का एलर्जीज अभी देखने को मिल रहा है, जैसे कि फूड एलर्जी होता है, क्लॉथ एलर्जी होता है, परफ्यूम या फिर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल का एलर्जी होता है, ठंडी चीज़ों का एलर्जी होता है। तो फूड एलर्जी का टाइप डिस्कस करेंगे। फूड एलर्जी में किस किस प्रकार से आपको एलर्जी का लक्षण समझ में आता है। कोई भी खाने का चीज या फिर कोई भी खाने का पदार्थ जब आप खाते हो, वो खाने के बाद कुछ घंटों बाद आपके स्किन पर कुछ रैश आना, कुछ डॉट्स आना या फिर ऐसे बड़े बड़े रेड कलर के ऐसे पैचेस आना, ये एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है, ये एलर्जी का लक्षण हो सकता है। दूसरा प्रकार ये है कि जब आप कोई चीज खाते हो तो उसकी इमिडिएटली बाद आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, इंडाइजेशन जैसा फील हो सकता है, लूज मोशंस बहुत बार होते हैं। वो एक ही पर्टिकुलर चीज जिसको आप खाते हो और आपको तकलीफ होता है। तो उसमें भी कई प्रकार होते हैं। कोई फूड हाइपर सेंसिटिविटी होता है, कई फूड हाइपर सेंसिटिव होता है, फूड हाइपर रिएक्शन होता है, और उसके बाद जाकर के हम डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये एलर्जी है कि नहीं है। क्लॉथ एलर्जी होता है, मेटल एलर्जी होता है। तो कपड़ों का एलर्जी कैसे हमको पता चलता है? एक पर्टिकुलर टाइप का एक कपड़े का प्रकार होता है जिसको हम पहनने के बाद स्किन पे इचिंग होता है, रैशेस आता है, या फिर अटोपिक डर्माटाइटिस जैसे प्रकार को हम बोलते हैं कि बार बार घिसने से एक स्किन के टेक्सचर में, स्किन के नॉर्मल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और वो सब चीजें कपड़े या फिर मेटल के रिएक्शन से होती है। उसी प्रकार कोई कोई लोगों को जैसे पहले बोलते थे कि ओरिजिनल मेटल ही सूट करता है स्किन को, रॉ मेटल या फिर डुप्लीकेट मेटल ऐसा कभी ये नहीं होता है, शरीर को सहन नहीं होता है, स्किन को सूट नहीं होता है, तुरंत इचिंग चालू होता है, तुरंत रैश आना चालू होता है। बहुत लोगों को लेदर से भी वैसी कंप्लेंट्स आती है। सो वी हैव टू ऑब्जर्व, डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना जरूरी है कि किन चीजों से हमको तकलीफ हो रही है। बहुत लोगों को धूल, मिट्टी, पुराने कपड़े या अपना कोई पुराने बुक्स आप जब स्टेशन से निकालो या फिर अपने पुराने ड्रॉवर से निकालते हो और वो इस्तेमाल करना चालू करते हो या फिर उसको बस छू करके रख देते हो एक साइड में, तभी आपको छींक आना चालू होता है, खांसी आना चालू होता है, सांस फूलना चालू होता है। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि एलर्जी है कि नहीं है। तो एलर्जी एक जेनेटिक कंडीशन है जो आपको हेरिडिटरी स्वरूप में मिलती है आपके फैमिली मेंबर्स के साथ साथ। अलग अलग तरीके का, अलग अलग वेरिएंट का एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो ये न वो कोई भी अलग स्वरूप में आपके सामने आ सकता है अगर आपके परिवार में किसी को एलर्जी है। एलर्जी और अस्थमा ये सब चीजें छूने से नहीं फैलती है। अगर किसी अस्थमा पेशेंट्स के साथ या फिर किसी एलर्जी पेशेंट के साथ अगर आप कुछ समय बिताते हो या फिर कुछ टाइम बिताते हो तो वो आप में ट्रांसफर नहीं होगी, या फिर आप दोनों लाइफ पार्टनर हो, आप दोनों में से किसी एक को एलर्जी या अस्थमा है तो वो छूने से या फिर साथ रहने से ट्रांसफरेबल नहीं है। एलर्जी साथ रहने से ट्रांसफर नहीं होती है। ये बहुत आम बात सवाल पूछा जाता है कि मेरे खानदान में किसी को ऐसे अस्थमा था तब मैं उनके साथ में नहीं थी। इट डज नॉट मैटर आप उनके साथ में हो कि नहीं हो, वो आपके जीन्स में एम्बेडेड होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एलर्जी, अस्थमा जैसे कंडीशंस आपके खानदानी गुणसूत्रों के साथ आते हैं, आपके जेनेटिक सेट के साथ आते हैं। हेरिडिटरी बीमारियों में से ये एक कुछ बीमारियां हैं। एलर्जी और अस्थमा दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर एलर्जी के लक्षण बढ़ जाते हैं तो शायद अस्थमा होने का चांस है। अगर अस्थमा आपका बेकाबू होता है, दवाइयों से कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वो आगे चल करके सीवियर एलर्जी के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकता है। दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सीसॉ की तरह।
आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना जरूरी होता है। एलर्जी ऑफ अस्थमा डाउन, अस्थमा ऑफ एलर्जी डाउन, दोनों को हमको मेंटेन रखना रहता है। दोनों को चीजों को हम कंट्रोल करते हैं तो आपकी बीमारी, आपके प्रॉब्लम्स कंट्रोल में आ जाते हैं। तो एलर्जी हम किस प्रकार से डायग्नोज करते हैं? एलर्जी डायग्नोज करने के बहुत वैरायटीज हैं, बहुत प्रकार हैं। पहले तो एक खून टेस्ट किया जाता है, उसमें पता चलता है पेशेंट को एलर्जी है कि नहीं है। उसमें आने के बाद आपका एक स्किन टेस्ट होता है या फिर पैच टेस्ट बोलते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर एलर्जी प्रोवोकेशन टेस्ट होता है, वो एक प्रकार है। और फेडिया टाइप जिसको हम बोलते हैं, वो एक प्रकार है जिसमें आपका खून निकाल करके उसको प्रोसेस किया जाता है वेरियस एंटीजन के लिए, और उनसे पता चलता है कि आपको किन किन प्रकार का, किन किन चीजों से, किन किन तरीकों से एलर्जी है। दवाइयों की भी एलर्जी बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। दवाई लेने के बाद रैश, खुजली आना या फिर नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन जैसे ज्यादा प्रकार बढ़ जाना, ऐसा हो जाता है। और एलर्जी टेस्टिंग करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड जो एलर्जी स्पेशलिस्ट जो प्रेफर करते हैं वो मेथड है पैच टेस्टिंग या फिर स्किन प्रिक टेस्टिंग। उसमें सामने बिठा करके पेशेंट को स्किन पर के थोड़ा टेस्टिंग किया जाता है, जो अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर अपने इंडियन लोगों में कॉमन एलर्जन पाए जाते हैं, जो स्टडी करके उन्होंने सेग्रीगेट किए रहते हैं, डेटा इकट्ठा किया रहता है। उसमें हमको पता चलता है कि ये एरिया में, ये प्रेमाइसिस में किन किन कारणों की वजह से, किन किन चीजों की वजह से, किन किन एथेनिसिटी के लोगों में क्या क्या प्रकार की एलर्जी हो सकती है। तो उस हिसाब से एलर्जी टेस्टिंग करने के बाद हमको समझ आता है कि एलर्जी किस किस चीज में है पेशेंट को। एलर्जी टेस्टिंग करने के बाद अगर एलर्जी पॉजिटिव होती है तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद अभी नए रिसर्च टेक्नोलॉजी के सहायता से अभी हमको एलर्जी सेंसिटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं या फिर इम्यूनोथेरेपी, वो करके पेशेंट की एलर्जी और पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल में लाया जा सकता है। धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आपके एलर्जी को कंट्रोल में लाते हैं। उसमें भी प्रकार होते हैं, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी होता है, सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी होता है। बहुत प्रकार के एलर्जिस्ट अपने अपने तरीके से ये इम्यूनोथेरेपी का प्रैक्टिस करके आपके एलर्जी को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं कि एलर्जी आपके अस्थमा में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आपको एलर्जी की राइनाइटिस है, एलर्जी वाली सर्दी है, तो वो अस्थमा में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। देखिए, अपने सांस के स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, उसमें शुरुआती हिस्सा अपना नाक है। तो अगर आपके एलर्जिक राइनाइटिस नाक से शुरू होता है तो वो आगे चल करके गले में उतर करके आपके फेफड़े में भी फैल सकता है, क्योंकि ये नोज आपके एयरवे के एनाटॉमी का शुरुआती हिस्सा है, वो इंजन है आपका। तो अगर ये अफेक्ट होगा तो चांस है कि अगर नीचे तक भी आपका एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है। स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी, अंदरूनी लाइन जो होती है वो हिस्टोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चरली एक ही थोड़ा बहुत चेंज के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सांस की नली में पूरा ऊपर से नीचे तक थोड़े थोड़े फर्क होते जाते हैं ईच लेवल पे, पर मेन बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है। तो जो एलर्जिक रिएक्शन इसमें होगी तो वो धीरे धीरे कर करके ट्रांसफर होगी। तो अगर एलर्जिक रिएक्शन आप अपने अच्छे से कंट्रोल में ला सकते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस आप अपने अच्छे कंट्रोल में रख सकते हैं, तो आप अपने एयरवे को सूजन से बचा सकते हैं और आगे चल करके आपकी एलर्जी की सर्दी को अस्थमा में परिवर्तित होने से आप कंट्रोल में रख सकते हैं। तो कृपया ये चीज को ध्यान रखें। एलर्जी टेस्टिंग, एलर्जिक राइनाइटिस हर एक पेशेंट के लिए, और अस्थमा का ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट के लिए अलग होता है। जैसे अपने हर एक अंगूठे का यूनिक प्रिंट होता है, वैसे पेशेंट का अपना अलग प्रिंट होता है। तो हर एक ट्रीटमेंट अस्थमा, एलर्जी और इम्यूनोथेरेपी के लिए अलग लेना पड़ता है, और वो पर पेशेंट से डिजाइन किया जाता है। पर पेशेंट के रिक्वायरमेंट और टॉलरेबिलिटी और रिस्पॉन्स को देख करके उसको टेलर मेड करना पड़ता है। एक वर्चुअल कोई एलर्जी फॉर्मूला नहीं है, या फिर वर्चुअल कोई एलर्जी का एक ऐसा अपना कोई दायरा नहीं है जिसमें रह करके यही करना है। तो एलर्जी में सबको
यही किया जाता है, ऐसा नहीं होता। और एलर्जी टेस्टिंग का जरिया भी हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, हर एक डॉक्टर का अपना प्रेफरेंस होता है। तो एलर्जी टेस्टिंग पैच से, प्रिक से, कैसे भी करें, पर पता करिए आपको क्या एलर्जी है। साथ में आप अपने लिए अपना नोट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने क्या खाने के बाद आपको क्या रिएक्शन आया। तो आप अगर अपने बारे में अच्छे से जान पाएंगे तो आप अपने डॉक्टर को भी अच्छे से समझा पाएंगे कि क्या करने से क्या होता है, और फिर आप दोनों मिलकर के आपका सेहत और आपकी हेल्थ बनाए रखेंगे और अपना एलर्जी कंट्रोल में रख करके अस्थमा होने से बचा सकते हैं, या फिर अस्थमा हो करके दोनों आप चीज़ें कंट्रोल में रख सकते हैं। तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। आप अपना एलर्जी डायरी मेंटेन करना चालू रखें। आपके एलर्जिक सिम्टम्स और अस्थमा के सिम्टम्स और जो भी क्वेश्चंस है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को पूछ सकते हैं। Thank you for watching the video. Please subscribe and share for the awareness. Take care. Stay safe. Stay home.